Good day, everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 5, which is exothermic and endothermic reactions in daily life. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे हमारे डेली लाइफ में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक्सोथर्मिक हैं या एंडोथर्मिक। तो लर्नर्स, पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को। Heat evolved or absorbed during a reaction is used in self-heating or self-cooling pack. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट निकलती है या एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्फ हीटिंग या फिर सेल्फ कूलिंग पैक्स के अंदर। अब ये सेल्फ हीटिंग पैक्स क्या होते हैं? पाकिस्तान में तो ये इतना नॉर्मल नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ये जो हीटिंग और कूलिंग बैग्स हैं ये बहुत नॉर्मल है। वो लोग बहुत ज़्यादा हाइकिंग करते हैं और ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं होता, तो वो इंस्टेंट फूड और ये कूलिंग और हीटिंग बैग अपने साथ लेके जाते हैं। ये हीटिंग बैग्स उन्हें एटलीस्ट मैगी बनाने में हेल्प आउट कर देते हैं। किस तरह से करेंगे? वो इस हीटिंग बैग को इस कंटेनर में डालेंगे। ऑलरेडी एक कंटेनर के अंदर मैगी डाली हुई है। हीटिंग पैड को नीचे रख देंगे, इसमें पानी डालेंगे और ऊपर से ये मैगी वाला कंटेनर रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। 5 to 6 मिनट के बाद आपकी जो मैगी है वो खाने के काबिल हो जाएगी। These packs contain reactants that undergo an exothermic और एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोवाइडिंग हाई और लो टेम्परेचर। अब ये जो पैक है इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है, अगर हम हीटिंग पैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस हीटिंग पैक को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उस मटेरियल के अंदर रिएक्शन होगा और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी नूडल्स बन जाएंगी। इसी तरह कूलिंग पैक्स भी होते हैं। कूलिंग पैक्स पानी को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप सो आपको कूलिंग पैक्स और हीटिंग पैक्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। Our present day living conditions depend heavily on the availability of energy in its various forms. हम जो प्रेजेंट लाइफ हम लोग जी रहे हैं उसमें हमें एनर्जी बहुत सारी फॉर्म्स में चाहिए ही होती है। जैसे हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चाहिए, एनर्जी हमें फायर की सूरत में चाहिए ताकि हम अपना खाना पका सकें, एंड मच मोर। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। तो मोस्टली हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। In such reactions, chemical energy is converted into heat energy. नॉर्मली क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो आम तौर पर हीट में ही कन्वर्ट होती है। मोस्टली जितने भी रिएक्शंस हैं उनके दौरान जो एनर्जी कन्वर्ट होगी वो हीट एनर्जी में ही होती है। We burn fuel like gas, oil and coal to cook food and for other heating processes in our homes and industry. हम फ्यूल को जलाते हैं, जैसे कि हमारे चूल्हे में गैस इस्तेमाल होती है, हम तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोयले का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम खाना पका सकें। इन सब चीजों को हम और पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अपने घरों को गर्म रखने के लिए सर्दियों में हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्यूल को बर्न करते हैं जिससे हीट बनती है और उस हीट को हम फर्दर यूटिलाइज करके अपना काम मुकम्मल करते हैं। ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस कॉल्ड कंबशन, बर्निंग के प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। चाहे आप अपना स्टोव ऑन करें यानी चूल्हा ऑन करें, अब गैस को तीली दिखाएं, उसे आग निकलेगी, उसको कंबशन कहते हैं। जब आप बारबेक्यू करते हैं तो आप कोयले को जलाते हैं, वो भी कंबशन का प्रोसेस है। जहाँ पे भी आग लग रही है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, उसका एक साइंटिफिक नाम है जिसे हम कंबशन का नाम देते हैं।
लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। Substances present in fuel react with oxygen of the air to produce a certain amount of heat. फ्यूल के अंदर जो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हो गई हमारी डेली लाइफ की बातें। अब हम बात करेंगे अपने खाने की। फूड सच एज फैट्स and carbohydrates are important biological fuels. इस लाइन को आप हाईलाइट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। Foods such as carbohydrates and fats are important biological fuels. आपसे ये MCQ के तौर पर भी पूछा जा सकता है और आप इसके ऊपर MCQ मेंशन कर लें। During metabolism, the chemical energy present in this food is converted to heat to keep us warm. मेटाबॉलिज्म के दौरान इस खाने के अंदर जितने भी एनर्जी मौजूद होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और ये हीट एनर्जी हमें गर्म रखने में मदद देती है। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ फूड हमारी बॉडी इस 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखती है। गॉट इट? A large portion of electricity is produced at power stations by burning fuels such as natural gas, oil and coal. इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा हिस्सा पावर स्टेशंस पर फ्यूल को जलाकर प्रोड्यूस किया जाता है। फ्यूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होती हैं? जैसे कि नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, पेट्रोल को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और समटाइम्स कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर कंबशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर। जो फ्यूल के जलने से हमें हीट मिलती है उस हीट को इस्तेमाल करते हुए पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और उस स्टीम का प्रेशर हाई कर दिया जाता है। The high pressure steam is then used to rotate turbines. उस high pressure steam को टरबाइन रोटेट करने में इस्तेमाल किया जाता है which in turn generate electricity. जब टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन के रोटेट करने से जनरेटर चलेगा और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। Got it? इस तरह से बिजली प्रोड्यूस होती है। लर्नर्स, इन सब बातों को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो पावर स्टेशन है ये कोल से चलता है। कोल्स मीन कोयला। कोयले को एक पॉइंट से एंटर किया जाता है, कोयला यहाँ पे जलता है और दूसरी साइड से पानी इस नाली के जरिए एंटर हो रहा होता है। पानी जैसे जैसे आगे मूव करता है ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम के प्रेशर को इन्हांस किया जाता है। जब स्टीम प्रेशर के साथ टरबाइन के ऊपर गिरती है तो टरबाइन रोटेट करेगा। टरबाइन के साथ अटैच होता है एक जनरेटर। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो टरबाइन के रोटेट करने से जनरेटर भी चलना स्टार्ट होगा। जब जनरेटर चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से ट्रांसफॉर्मर्स में आती है और ट्रांसफॉर्मर फर्दर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। While driving a vehicle, it is the combustion of petrol or diesel that gives off energy and drives it forward. जब भी हम किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे होते हैं, वो व्हीकल चाहे मोटर बाइक हो या गाड़ी हो या रिक्शा हो, ट्रैक्टर हो या ट्रॉला हो, उस व्हीकल में पेट्रोल या डीजल की कंबशन हो रही होती है जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी उस व्हीकल को फॉरवर्ड लेकर जाती है। The one example of exothermic reaction people seems to enjoy the most in that of fireworks. एक्सोथर्मिक की एक और मिसाल जिसे लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं वो है fireworks. Fireworks are the result of combustion reactions that yield heat, light and sound. Fireworks के नतीजे में combustion reactions होते हैं जिससे हीट बनती है, लाइट बनती है और साउंड बनती है। फायरवर्क्स होते हैं पटाखे एंड मच मोर।
Different metal salts along with oxidizing agents produce a variety of colors when burned. इन फायरवर्क्स में मुख्तलिफ मेटल्स के सॉल्ट डाले जाते हैं. इन सॉल्ट्स के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं. जब वो जलते हैं तो उनके जलने से मुख्तलिफ कलर्स शो होते हैं. जैसा कि आपकी बुक में जो डायग्राम है उसमें मुख्तलिफ कलर्स के फायरवर्क्स हो रहे हैं. लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू फाइल का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में हासिल करें. लर्नर्स, इस टॉपिक के एंड पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है. आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. Why the chemical reaction between sodium metal and water proceeds violently? सोडियम मेटल और पानी का रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है. क्यों? सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर. सोडियम मेटल पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करती है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल. क्योंकि जो सोडियम मेटल है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है. इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्शन के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी इवॉल्व होती है. द हीट इज enough to ignite the hydrogen gas, making the reaction boilant. Heat हाइड्रोजन गैस को इग्नाइट करती है. इग्नाइट का मतलब होता है स्पार्क देती है. जब हीट से हाइड्रोजन गैस को स्पार्क मिलेगा तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा बॉयलेंट होगा और आग भी लग सकती है अगर प्रिकॉशंस ना की जाएं तो. केमिकल इक्वेशन 2 moles of sodium metal which is in solid state and 2 moles of water. जब इन्हें रिएक्शन करवाएंगे तो 2 moles of sodium hydroxide बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हमारी इंथैल्पी चेंज है -368.4 किलो जूल पर मोल. माइनस का साइन हमें बताता है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. गॉट इट? लर्नर्स, आप इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें. नोट करने का फायदा आपको ये होगा कि आप जब भी इस टॉपिक को रिपीट करेंगे ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होगा और आपको वीडियो देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी. तो अपना टाइम सेव करें, इस क्वेश्चन को लिख लें, नोट्स बना लें, कहीं पे सेव कर लें जहां से आप इजीली एक्सेस कर पाएं. गॉट इट? हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इज मेल्टिंग ऑफ आइस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज? बर्फ का पिघलना एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक चेंज. बर्फ का पिघलना एक एंडोथर्मिक चेंज है. अब उसकी वजह भी बतानी है. क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ice absorbs heat from the surrounding to change its state from solid to liquid. क्योंकि जो आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से ताकि वो अपनी सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज कर सके. द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग. मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बट एनर्जी इज स्टिल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस. लेकिन एनर्जी रिक्वायर रहती है ताकि जो आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स बने हुए हैं उन्हें ब्रेक किया जा सके. सिंस हीट इज एब्सॉर्ब्ड, हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है, इट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक चेंज. और इसे एंडोथर्मिक चेंज या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है. गॉट इट? लर्नर्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड? क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस रिलीज हीट व्हेन दे अकर. जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वकू पजीर हो रहे होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. टू रिवर्स देम
we must supply the same amount of energy that was released, usually in the form of heat. जब हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स कर रहे होते हैं तो हमें उस रिएक्शन को उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है जितनी उसने रिलीज की होती है। और किस फॉर्म में एनर्जी देंगे? हीट की फॉर्म में। सो द रिवर्स ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन becomes an endothermic reaction। जब हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगा। Got it? जैसे हम देखते हैं जी, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर बनते हैं और एनर्जी यानी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। जब हम इसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन में तो इस रिएक्शन को एनर्जी रिक्वायर होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएं। तो व्हाट्स द कंक्लूजन इज? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड बाय सप्लाइंग एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है with the supplying of energy। एनर्जी सप्लाई करने से हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, उन्हें लॉजिक समझ नहीं आ रहा होता। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है इस लेसन में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाई केमिकल रिएक्शंस आर ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। रिएक्शंस के एक्सो या एंडोथर्मिक होने की क्या वजह होती है। गुड लक एवरीवन।